अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आप लोग मुझे अपनी कहानियां भेज रहे हैं, वो सच्ची जिन्नात से जुड़ी हुई कहानियां जो आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर बीती हैं। मुसलसल मुझे कहानियां मौसूल हो रही हैं और इंशाल्लाह ये जितनी भी लोग आप मुझे कहानियां भेज रहे हैं उनको नंबर दे के मैंने सेव कर लिया है और जब आपका नंबर आएगा तो इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। बट वो लोग जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज किया है, उस वॉइस मैसेज को आपने डिलीट नहीं करना। ये ना हो गलती से आप डिलीट कर दें तो मेरे पास जो आपकी स्टोरी है वो डिलीट हो जाएगी, क्योंकि मैं इसको सुनाऊंगा उस वक्त जब आपका नंबर आएगा। तो ये एक आपने ख़ास ख्याल रखना है कि उसको वॉइस मैसेज को डिलीट नहीं करना, क्योंकि जो लिखा हुआ कोई मुझे भेजता है वो तो डिलीट नहीं होती। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मैं शुरू में रिपीट कर देता हूँ, +9292 पाकिस्तान का कोड है। आगे मेरा नंबर है 3136655500। इस पर आप अपनी मुझे कहानियाँ भेजिए। इंशाल्लाह इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपकी कहानियों को मैं सेव करके इसी तरह जिस तरह आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। और एक शुरू में रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी को आगे शेयर भी किया करें। लाइक का बटन है उसको भी ज़रूर दबा दिया करें, क्योंकि यूट्यूब देखता है कि इस वीडियो को लाइक ज़्यादा किया गया है, तो आप इसको लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। और लोगों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर का इसलिए कहता हूँ कि जिस तरह आपका वक्त अच्छा गुजरता है तो ये भी सदका जारिया होगा, लोगों का भी इसी तरह वक्त अच्छा गुजरेगा स्टोरी को सुन के। तो इसको ज़रूर शेयर कराया करें। ये कहानी मुझे भेजी है कराची से वानिया ने। ये कहानी जिसके जुड़े आज के वाक़यात जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तकरीबन कोई 18 से 20 साल पहले से ये कहानी शुरू होती है। वानिया कहती हैं ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मैं अब इस दुनिया में आ चुकी हूँ। उस वक्त तक तो मेरा भी कहीं दुनिया में नामो निशान नहीं था। मेरे डैड यकीनन उस वक्त वो अनमैरिड थे, शादीशुदा नहीं थे। उनका नाम भी उन्होंने लिख दिया, तो मैं रियल ही उनका नाम बताऊंगा। वानिया भी उनका रियल नाम है, कराची भी रियल है, और उनके वालिद का नाम है हुमैर, ये भी उनका रियल नाम है। जिस घर के अंदर रहते थे ये 3 मंजिला एक घर था। ये इनका अपना घर नहीं था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी कोई रहता था, फर्स्ट फ्लोर पे भी कोई रहता था, और सेकंड फ्लोर जो असल में थर्ड कहलाता है वहां पे हुमैर और उसकी वालदा रहती थी। ये किराए का घर था। सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर जाते थे तो ऊपर एक सहन बना हुआ था। उस बड़े से सहन के बाद एक बरामदा था। उर्दू का लफ्ज़ है बरामदा। अमेरिका यूरोप के अंदर भी कहानी सुनी जाती है। कुछ नौजवान नस्ल भी इस कहानी को सुनती है जो यहाँ पैदा बड़े हुए हैं, तो उनको नहीं पता शायद बरामदा क्या होता है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बरामदा कहते हैं कि ऐसी सहन होता है, खुला ओपन एयर जगह जिसकी छत नहीं होती, और एक बरामदे से मुराद होता है ऊपर छत होती है, वो भी खुला ही होता है, रूम की तरह नहीं होता, ताकि बारिश वगैरह आए तो उस चारपाइयों को उठा के वो उसी सहन की तरफ कर देते थे जिसके ऊपर छत बनी होती थी, और उस सहन के बाद बाकायदा रूम होते थे, बेडरूम। ये भी एक ऐसा घर था जिसके शुरू में एक सहन और आगे बरामदे के साथ आगे रूम बने हुए थे। वालिद साहब एक प्रेस के अंदर काम करते थे, बल्कि यहां मैं उनको वालिद अभी बने नहीं हैं तो उनको उनके नाम से पुकारता हूं कहानी में, हुमैर। हुमैर प्रेस में काम करते थे। इनकी ड्यूटी थी रात की। प्रेस में काम करने वाले ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो रात को ड्यूटी इसलिए करते हैं कि वहाँ पे जो अखबारात, उनका एक मुकम्मल प्रोसीजर होता है छपना प्रेस के अंदर, और छपने के बाद सुबह 4-5 बजे वो अखबार निकल जाते हैं, ताकि उनको जिन शहरों में भेजना है या जिस शहर के अंदर लाहौर के लिए कोई अखबार छपा है मिसाल के तौर पे, तो लाहौर की सप्लाई देनी वो शुरू कर देते थे। टीवी की ज़िंदगी में 2 से 3 शिफ्टें होती हैं, 8-8 घंटे की शिफ्टें होती हैं, मॉर्निंग की, इवनिंग की एंड नाइट की शिफ्ट होती है। तो हुमैर नाइट की शिफ्ट करते थे, वो लेट नाइट ही वापस आते थे। हुमैर की जो वालदा थी बहुत नेक खातून थी, डरने वाली नहीं थी, नमाजी परहेजी खातून थी। शोहर उनके अल्लाह को प्यारे हो चुके थे जो असल में हुमैर के वालिद थे।
हुमैर बरसरे रोज़गार थे, इसलिए किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। वक्त बहुत ही खूबसूरत गुजर रहा था। हुमैर भी बहुत माँ की तरह बहादुर थे, लेकिन जो बहादुरी होती है ना, जब भी किसी इंसान का किसी जिन से पाला पड़ता है, तो मैंने बहुत बहुत बड़े बहादुरों को भी कांपते हुए देखा है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं, आज भी एक्सपीरियंस करता हूँ। जब कहीं पे भी मैं मूव कर रहा हूँ, दुनिया के किसी हिस्से में हूँ, तो अपने साथ जब किसी को लेके जाता हूँ तो उनको बहुत बहादुर पाता हूँ। बज़ाहिर एक निगाह देखता हूँ, यही लगता है कि बहुत बहादुर हैं। और जब हम किसी ऐसी जगह पे दाखिल होते हैं जो हॉन्टेड होती है, जो बहुत ही खौफनाक होती है, पता होता है कि यहाँ पे कोई भी रात के टाइम घुस नहीं सकता, जब वो मेरे साथ दाखिल हो रहे होते हैं, यकीन मानिए कि चेहरे के तासुरात बता देते हैं कि इंसान की कैफियत क्या हो गई है, कौन कितना बहादुर है और कौन कितना कमज़ोर। आजकल के घोस्ट हंटर तो माशाल्लाह बहुत बहादुर हैं, उनको तो डर ही नहीं लगता। लेकिन जहाँ पे जिन्नात हकीकत में हों, वहाँ पे घुसना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। चेहरे से ही पता लग जाता है इंसान डरा हुआ है। रिश्तेदारों की किसी की शादी थी, माँ बेटा इकट्ठे रहते थे, और शादी का एक ऐसा इवेंट आ पहुंचा कि उन्होंने पैगाम भिजवाया कि आप शादी पे आ जाइए और गहमा गहमी होगी, रात सारी फंक्शन चलेगा, तो आप आज रात यहीं पे ही रुक जाइएगा, कल बेशक आप घर अपने चले जाइएगा। अब वो टाइम आ पहुंचा जब उन्होंने बेटे को कहा कि बेटा तुम कब आओगे। उन्होंने कहा माँ तो मैं तो वैसे ही जो अपने टाइम पे आता हूँ, लेट नाइट, मैं उसी वक्त फारिग होऊंगा। तो उन्होंने कहा बेटा मैं आज फिर जा रही हूँ, शादी है, मैं रात को वहीं रहूँगी, चाबी तुम्हारे पास होगी और तुम आ जाना, मैं आज उधर ही रहूँगी, मैं आज नहीं आऊँगी। उसने कहा ठीक है माँ, आप चले जाइए शादी पे। यहाँ पे लफ्ज़ उनके लिए मैं दादी ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उन्होंने लफ्ज़ दादी यूज़ किया है। खैर उस वक्त तो वो दादी अभी नहीं बनी थी, ये पैदा नहीं हुई थी, तो लफ्ज़ मैं लेकिन दादी यूज़ कर लेता हूँ। तो वो जो दादी थी वो शादी में चली गई। वहाँ शादी की गहमा गहमी थी। शादी पे एक शोर सा होता है, एक ढोलक सी होती है, एक ढोल सा होता है। उसके बजने का एहसास यही होता है कि जब शामियाने बजते हैं तो किसी के घर में शादी हो रही है। और इंसान ने भी अपनी तहजीब, अपनी रिवायात, अपना कल्चर कितना खूबसूरत बना लिया। स्पेशली इंडिया पाकिस्तान रहने वाले लोग, जब भी उनके यहाँ किसी की शादी होती है तो सारों को ना सिर्फ इकट्ठा किया जाता है, तमाम रिश्तेदार वहाँ जमा होते हैं, बल्कि एक ऐसा म्यूज़िक का अहतमाम जिसमें लड़कियाँ खुद से ढोलक बजाती हैं और मर्दों की तरफ बाकायदा ढोल बजाया जाता है। ये एक खुशी का इजहार होता है सबको बताने के लिए कि आज हमारे घर में भी वो वक्त आन पहुंचा है जब हम, ज़िंदगी में हर इंसान एक दिन इसे इंतज़ार करता है, खुशी के इस लम्हे का। तो आज हमारे घर में भी खुशी का वो लम्हा आ गया है, तो हम आज अपनी खुशी मना रहे हैं। इसलिए एक शोर शराबा होता है, रंग बिरंगे कपड़े पहनी लड़कियां, बच्चियां, जवान, औरतें, बूढ़ी, मर्द सारे आ जा रहे होते हैं। उस घर के अंदर चहल पहल इस तरह की होती है, गहमा गहमी शोर इस तरह का होता है जिससे एहसास होता है कि उस घर के अंदर शादी हो रही है। किसी के पास ऐसा लगता है इतने ही सारे मसरूफ़ हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन करना क्या है, सिर्फ एक खुशी मनानी है। खुशी मनाने में ही सब बहुत मसरूफ़ होते हैं। और दादी भी जब उस घर के अंदर गई तो वो भी उसी खुशियों में ऐसी खो गई कि 2-3 घंटे कैसे गुजरे एहसास तक ना रहा। तब उनको एकदम से याद आया कि रात तो मैंने यहाँ गुजारनी है, लेकिन वो जो एक कीमती चीज़ उन्होंने कही भी थी साथ लेके आइएगा, वो चीज़ तो मैं घर भूल आई हूँ। और घर भी कैसे भूल आई हूं कि वो निकाल के भी रखी थी, जहां पे भी संभाल के उसको रखा हुआ था वहां से निकाल ली थी, निकाल पे रख दी थी इस तरह सामने के, जब मैं जाने लगूंगी तो इसको उठाती हुई जाऊंगी। लेकिन उसी लम्हे जब निकलने का टाइम था वो भूल गई और वो चीज़ वहीं रखी रह गई। अब कमरे तो वो लॉक कर आई थी, सीढ़ियों से ऊपर का जो दरवाज़ा था वो भी लॉक कर आई थी, लेकिन चीज़ वहीं घर पे थी और उसका लाना बहुत ज़रूरी था। जब वो घर वाले आए, उनसे पूछा कि वो आपसे कहा था वो आप ले आई हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, ओहो वो तो मैंने निकाल लिया था, लेकिन निकाल पे बिस्तर पे इस तरह रखा कि फिर मैं उठाना ही भूल गई और बिस्तर पे ही रखा हुआ है। तो अब इसका हल यही है कि किसी मर्द को बुलाया जाए, कोई अपना जो रिश्तेदार हो करीबी उसको बुलाएं, उसको मैं चाबी देती हूँ, वो घर से जाकर ले आए।
उन्होंने कहा ठीक है हम बुला के लाते हैं। यूँ मर्दों की तरफ चले गए और उनसे कहा कि वो खाला का सामान लेके आना है। तो वो कोई आ गया, खाला ने उनको समझाया। नौजवान से थे वो नौजवान भी नहीं थे, उम्र तकरीबन कोई 40-45 साल की उम्र होगी, जिस वक्त इंसान ज़िंदगी की उस स्टेज में आ चुका होता है जहाँ मैच्योरिटी का लेवल भरपूर हो चुका होता है। ज़िंदगी के तजर्बात से इंसान बहुत कुछ सीख चुका होता है। चाबी पकड़ाई, खाला ने बताया कि बेटा इस तरह जाओगे, सीढ़ियाँ खोलोगे, वहाँ पे ताला लगा हुआ है, सीढ़ियों वाले दरवाजे को खोल के सहन को क्रॉस करके बरामदे के आगे वाला जो दरवाज़ा है उसको खोलोगे। तो इस तरह वो सारा समझाती रही। कमरे में दाखिल हो जाओगे, फलां जगह पे बिस्तर पे देखोगे तो वो शापर सा रखा हुआ है, बेटा उसको उठा कर ले आओ। उसने कहा ठीक है मैं लेकर आता हूँ। और यूँ वो रवाना हो गए। अब वो उस घर से निकले तो वो शोर, वो घर की खुशियाँ अब आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रही थीं, क्योंकि अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से दूर जा रहे थे, क्योंकि घर से सामान लेके आना था और घर काफ़ी दूर था। तो वो जूं रात के उस पहर दूर जा रहे थे तो एहसास ही नहीं था कि वही रात है, अंधेरी रात, वही रात है जब हर कोई सो रहा होता है। लेकिन उन जाने वाले जो सामान लेने जा रहे थे उनके दिमाग में तो यही था, आज जागने की रात है, आज खुशी की रात है। वो खुशी से चलते 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 खाला के घर के बाहर पहुंच गए और वो दरवाज़ा मेन खोल के सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए। हर तरफ इस घर और इसके इर्द गिर्द के मोहल्ले में हर तरफ खामोशी, खामोशी पड़ी हुई थी। वो शोर, वो ढोलक, वो गाना, वो गीत, वो झूमर, वो खुशियाँ वो वहीं रह गई थीं। वो काफ़ी दूर आ गए थे, सामान लेने आए थे, सामान ही तो लेना था, सामान लेके वापस उसी खुशियों में चले जाना था, उसी घर के अंदर दाखिल होना था जहाँ आज रात सारी जश्न होना था, जहाँ रात सारी खुशियाँ मनाई जानी थी। वो जैसे ही आहिस्ता से उन सीढ़ियों पे चले तो जानते थे कि ये नीचे भी कोई रहता है, उससे ऊपर भी कोई रहता है और तीसरे जो बनता है वहाँ पे उन्होंने जाना है। तो वो अपनी सीढ़ियों पे कदम इस तरह रख रहे थे क्योंकि यहाँ तो सब सोए थे, यहाँ इर्द गिर्द तो कोई शादी नहीं थी, यहाँ तो कोई शोर शराबा नहीं था। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे जो भी लोग थे वो तो सो रहे थे। तो उनकी नींद का एहसास करते हुए वो कदम रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ पहुंचे। चाबी उनके हाथ में थी। कटक की आवाज के साथ ताला खुल गया। ताला उन्होंने उतारा, दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ऊपर आज चांद की चांदनी थी, सब कुछ मंजर अयां था। वो नीलगो रोशनी जो चांद की उस छत पे पड़ रही थी, उस सहन में पड़ रही थी, वो सब मंजर को अयां कर रही थी। और जैसे ही दरवाजा खुला, उनकी निगाह सामने की तरफ पड़ी तो उन्होंने उसी वक्त देखा वो कोई काली स्याह भयानक सी औरत थी। मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हो गए, अल्लाह खैर करे। ये देखें बकायदा दाने दाने से बन गए हैं, कोई आके बिल्कुल पास है मेरे। ये होता है कहानी सुनते हुए, यकीन मानिए जब मैं कहानी सुनाता हूँ ये बहुत दफ़ा मुझे फील होता है, कोई पास आके बैठ जाता है, वो एंजॉय करते हैं। तो उसने देखा कि वहाँ उसी सहन के अंदर कोई काली स्याह एक औरत है और वो टहल रही है। जैसे ही ताला खुलने और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई है, वो तेज़ तेज़ जो टहल रही थी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से अभी भी टहल रही थी, लेकिन अब टहलने की आवाज़, दरवाजे की आवाज़ सुन के उनका जो टहलना था वो बिल्कुल आहिस्ता हो गया था। अभी भी वो सीधा चलती हुई ऐसे आ रही थी, लगता ऐसे था वो बिल्कुल सामने की तरफ आ रही हों। और कुछ कदम चलते हुए आई और फिर जैसे ही वापसी के लिए मुड़ी, जैसे इंसान चहलकदमी करता हुए चलता हुआ आता है फिर वापस मुड़ता है, और वो जैसे ही वापसी के लिए मुड़ी तो उसका वजूद मुड़ चुका था। अब उसकी कमर दरवाजे की तरफ थी, उसका चेहरा जो कुछ देर पहले ही उस दरवाजे में खड़े रिश्तेदार ने देखा था जो सामान लेने आया था, कि वो जो चहलकदमी कर रही है एक बज़ाहिर तो काली स्याह औरत सी है। उसने काले से ही कपड़े पहन रखे हैं, उसका रंग भी काला है। नीलगो रोशनी में जो चांद की फैली हुई रोशनी थी, उसने उसका चेहरा देख लिया था, एक इंसान ही है, काले स्याह रंग की एक औरत सी है। लेकिन वो ये जानता था कि इस घर में कोई नहीं रहता, माँ रहती है जो उधर है जिसने मुझे चाबी दी है, बेटा है जो जॉब पे है, और कोई भी नहीं है। तो वो हैरान हुआ कि एक काली स्याह औरत घर के अंदर चहलकदमी कर रही है। वो चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ आ रही थी, जिससे उसको अंदाजा हुआ कि शायद मेरी तरफ आ रही है। साथ ही वो मुड़ गई।
जैसे कोई चहलकदमी करते हुए मुड़ता है। और जैसे ही मुड़ी तो उसका वजूद तो परली तरफ था, उसकी कमर दरवाजे की तरफ, उसी रिश्तेदार की तरफ थी, लेकिन उसकी गर्दन ऊपर से ऐसे घूम गई जैसे उसका मुंह बिल्कुल पीछे की तरफ आ गया। यह नामुमकिन था कि कोई इंसान अपनी गर्दन को यहां तक तो घुमा सकता है, लेकिन इतनी कदर घूम जाए कि वजूद आपका आगे की तरफ हो और गर्दन पूरी घूम के पीछे की तरफ आ जाए, ऐसा नामुमकिन है। लेकिन उस औरत ने ऐसा कर दिखाया था, आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करते हुए। जब वो मुड़ी थी तो अब मुड़ते ही कमर उसकी इसी तरफ थी, वो चल तो दूसरी तरफ रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी गर्दन पूरी घूम के बिल्कुल पीछे आ गई थी। ये नामुमकिन था। वो जो शख्स पहले ही चौंक चुका था किसी औरत को देख के जो इस तरह चहलकदमी कर रही है, ये कौन है? काली स्यासी औरत। और जब उसका वजूद इस तरह घूमा कि गर्दन ऊपर से पूरी घूम गई तो वो सकते की सी कैफियत में आ गया और वो औरत चलती 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 आगे तक गई। और फिर जैसे ही वो मुड़ी तो उसने फिर से देखा, आखिरी मंजर जो उसकी आंखों ने देखा था, कि अब उसका वजूद उसी की तरफ आ रहा था जिसको कुछ सेकंड पहले उसने देखा था कि वजूद जा रहा है, वो उसकी कमर को देख रहा है, लेकिन गर्दन फिर भी मुड़ के उसको देख रही है। अब जब सामने जाके वो मुड़ के वापस आई है तो उसका वजूद, उसका सामने वाला हिस्सा उसी रिश्तेदार की तरफ था, लेकिन गर्दन अभी भी मुड़ी हुई थी और पीछे की तरफ थी। यानी उसने गर्दन अभी तक सीधी नहीं की थी, जो अभी पहले घुमा के पीछे की तरफ उसने गर्दन कर ली थी। जब उसने टर्न लिया तो गर्दन अभी भी पीछे की तरफ थी। तो उसने ज़िंदगी में पहला एक मंजर देखा था कि पहले कमर और पीछे की तरफ गर्दन, और अब मुड़ने पे वो देख रहा था कि एक औरत जिसका सीना तो उसकी तरफ है, लेकिन मुंह की बजाय सर का पिछला हिस्सा नजर आ रहा है। वो लहराया और वहीं ज़मीन पे धड़म से गिर गया, बेहोश हो गया। कितनी देर उन सीढ़ियों में बेहोश रहा उसको अंदाजा नहीं हुआ। जैसे उसकी आंख खुली, उसने मुड़ के उस तरफ नहीं देखा उस घर के अंदर क्या है, बस उसने दौड़ लगाई, दौड़ता हुआ हाँफता हुआ नीचे पहुंचा और भागता 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 अपने घर चला गया। उस शादी वाले घर में नहीं गया। वो रास्ता उसने कैसे तय किया, वो अपने घर तक कैसे पहुंचा, उसको कुछ भी याद नहीं। हाँ, बस ये पता था कि वो घर किसी ना किसी तरीके पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद उसको 3 दिन शदीद किस्म का बुखार रहा। वो बुखार से तपता रहा। उधर खाला जो इंतज़ार में थी, जब वो नहीं आया तो वो परेशान हो गई कि क्या हुआ, वो अभी तक आया नहीं, काफ़ी टाइम गुजर गया है, उसको अब तक आ जाना चाहिए था, चीज़ भी कीमती थी। उसके पीछे किसी और को रवाना किया गया, जाओ देख कर आओ। और जब कोई और वहां पे देखने के लिए गया तो ताला और चाबी वहीं पड़ी थी दरवाजे के पास और दरवाज़ा खुला हुआ था। ये 2 शख्स थे जो देखने के लिए गए थे, अकेले नहीं गए थे कि मदद की ज़रूरत ही ना हो, क्या हो गया है। तो वो सीधे घर ही गए थे। सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर गए तो देखे सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला हुआ है और ताला चाबी वहीं पड़ी है। उन्होंने दरवाज़ा खोला, सहन के अंदर दाखिल हुए, बरामदे में दाखिल होकर उन्होंने अगला ताला खोला। जिस जगह पे सामान बताया गया था वहीं पे वो सामान मौजूद था। उन्होंने वो सामान उठाया, घर को लॉक किया और वापस आ गए और आकर बताया उसका तो पता नहीं है, ताला और चाबी वहीं पड़ी थी। शादी का घर था, गहमा गहमी थी, सब मसरूफ़ रहे। और अगले दिन जाके पता लगा कि वो शदीद बुखार में है। उससे पूछा गया क्या हुआ उसको, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि उसने कुछ भी नहीं बताया। वो चुप सा था। उसकी फैमिली ने कहा पता नहीं ये रात को आया, बहुत घबराया हुआ था, कब पहुंचा, हम तो खुद शादी में थे, हमें नहीं पता। हम जब सुबह वापस आए हैं तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी, ये बुखार में तप रहा था, हम इसको पट्टियाँ कर रहे हैं और डॉक्टर से इसके लिए दवाई लेके आए हैं। बोल कुछ भी ना, ये चुप है। शादी थी, वो शादी वाला घर था, लोग खुशियों में लग गए कि पता नहीं क्या हुआ है। और जब 3 दिन के बाद उसका बुखार उतरा तब उसने बताया कि मैंने उस घर के अंदर, वहाँ उस सहन के अंदर किसी को बाकायदा टहलते हुए देखा था। और ये वाकई एक बहुत खौफनाक बात थी। लेकिन खाला ने, उनकी जो दादी बनती है, उन्होंने इस बात को सुना और इग्नोर कर दिया। वक्त उसी तरह वो कहते हैं गुजरता रहा। और जो
अगले दिन जो आंटी वापस आई, वही खाला, दादी लफ्ज़ ही कहता हूँ मैं, भूल जाऊँगा खाला कभी आंटी, इनकी तो दादी लगी ना, उस वक्त बेशक दादी नहीं बनी थी, अभी सिर्फ एक माँ थी और उनका बेटा था हुमैर, लेकिन इन्होंने लफ्ज़ दादी कहा है तो मैं दादी समझो उनका नाम ही रख लेता हूँ। तो दादी अगले दिन जब अपने घर वापस आई तो शाम के टाइम जो वो नीचे वाली खातून थी वो ऊपर आई। उन्होंने पूछा, दुआ सलाम की, जिस तरह एक मिलते हैं, मिला, क्या गपशप की। तो उन्होंने बताया रात खैरियत थी, क्या हुआ आपके घर? उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आपकी छत से रात सारी किसी के इतना तेज तेज दौड़ने की आवाज़ आती रही कि हम तो डिस्टर्ब हो गए हैं। मैंने कहा सुबह उठ के आपसे पूछूंगी, तो सुबह देखा आपका ताला लगा हुआ है, तो मैंने कहा चलें आप लोग सो रहे हैं या क्या है, शादी पे गए हैं क्या है, मैं मतलब दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो वो कहती हैं कि मैं इंतज़ार में थी कि तो अभी आप जागी हैं तो मैं आपसे ये पूछने के लिए आई थी, रात खैरियत थी, क्या हुआ आपके घर में? कोई दौड़ता रहा है बहुत ज़्यादा, छत से चलने की, दौड़ने की इतनी आवाज़ें आती रही हैं कि हमारी नींद ख़राब होती रही है, हम डिस्टर्ब रहे हैं। लेकिन दादी ने उनको कुछ भी नहीं बताया। उनको कहा हम तो पता नहीं कोई जानवर होगा, ऊपर दौड़ रहे होंगे, कुत्ता बिल्ली कहीं से आ गया होगा, बिल्लियाँ होंगी दौड़ रही होंगी, मैं शादी पे गई होगी। बात तो इधर उधर हो गई, लेकिन एक बात हो गई थी कि ना सिर्फ 3 दिन बाद जब उसने बताया कि मैंने वहाँ पे किसी को इस तरह टहलते हुए देखा था, तो तब दादी को याद आया कि अगले दिन जब मैं घर गई थी मुझे भी किसी ने जो बताया था, नीचे वाली ने आके, कि आपके घर में किसी से चलने की आवाज़ थी। इसका मतलब है जिसको वो देख के डरा था तो वही थी जो चल रही थी और वहाँ पे दौड़ रही थी। इसी तरह कुछ दिन गुजरे और उनकी जो दादी हैं, फिर किसी की एक शादी आई और उन्होंने बेटे को डेट बता दिया कि बेटा एक शादी आने वाली है, मैंने उस पर जाना है, तुम्हारी क्या ड्यूटी है? उसने कहा माँ मैं ज़रा जल्दी वापस आ जाऊँगा। पहली जब वो शादी पे गए थे तो वो भी लेट आए थे, सुबह के टाइम, उनको पता था माँ घर में नहीं है, उन्होंने रात को वहीं पे रहना है, वो भी काम करते रहे, ऑफिस में रहे, वो लेट आए थे। इस रात उन्होंने कहा माँ मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, खैर है आप मुझे चाबी वगैरह दे जाइए, मैं इंशाल्लाह घर संभाल लूँगा, आप जाइए। और दादी यूँ शादी पर चली गई। आज भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो गया, मिलना मिलाना है। आज भी लोग एक दूसरे की शादियों में रातों को जाकर रहते हैं, लेकिन वक्त बदल गया है, लोगों के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए लोग कम वो करते हैं। लेकिन पहले वरना लोग जाके रहते थे और रातें गुजारते थे। यही एक मोहब्बत का था, यही एक कल्चर था, रिवायात थी कि लोग खुशियों में इस तरह शामिल होते थे कि रातों को वहीं रहते थे। तभी उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि ठीक है मैं रात को वहीं रहूँगी, बेटा तुम जल्दी आकर सो जाना। वो शादी में चली गई, शादी में ही मसरूफ़ थी कि उधर से बेटा रात को किस टाइम घर आया, क्या देखा, कुछ भी नहीं पता। कि वो शादी से गहमा गहमी में मसरूफ़ कि उन्होंने देखा बेटा भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। माँ ने देख लिया हुमैर को कि क्या हुआ। उन्होंने कहा माँ घर चलो, आप मुझे छोड़ के आ गई हो, घर चलो। माँ परेशान हो गई कि बेटे को हुआ क्या है, ये किस तरह का मंजर है, वो क्या कह रहा है, क्योंकि अभी तक इससे पहले इस घर के अंदर कोई इस तरह के मामलात या इस तरह की चीज़ें ये वो नहीं हुआ था कि जो वो करती। बेटे ने पूछा आराम से, माँ ने पूछा आराम से क्या हुआ है बताओ तो सही। लेकिन वो बहुत सहमत हुआ था, बहुत ज़्यादा खौफजदा था, बहुत ज़्यादा पूछने पे उसने कहा आप चलें तो मैं बताता हूँ। अब माँ बेटे की ऐसी हालत देख के परेशान हो गई, दिल घबरा सा गया कि बेटे की हालत ऐसी है कि मुझे इस वक्त शादी नहीं, सारी तवज्जो अपने बेटे पे देनी चाहिए। मेरे बेटे का चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खौफजदा है, बेटे को हुआ क्या है। माँ होती है, बेटे का खौफ परेशानी देख के, बेटा जिस तरह बड़ा था, जवान था, भागता वो अंदर आया था और खौफजदा था, तो माँ उसके साथ चल पड़ी। बेटा भी कुछ कहे बगैर माँ को लेके चल पड़ा। वो माँ बेटा जो उस घर के अंदर अकेले रहते थे, वो चलते चलते उस घर के अंदर पहुंच गए और जब घर की उस सीढ़ियों के ऊपर चलना शुरू हुए तो उसने माँ से कहा आप आगे चलिए। माँ परेशान हो रही थी, क्या हुआ है बेटे को, बेटे के साथ आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, पढ़ा लिखा है बेटा, जॉब करता है, समझदार है, बहादुर सा है, लेकिन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। खैर बेटा पीछे और माँ आगे चलना शुरू हुई। माँ ने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, जो सीढ़ियों वाला दरवाज़ा था, तो पहला मंजर जो माँ ने देखा वो सहन का ही मंजर था।
लाइट जल रही थी, कमरों की रोशनियां भी जल रही थीं, लेकिन सहन में ही मंजर ऐसा था, मैं सहन के अंदर जो भी चारपाइयाँ जो भी चीज़ें पड़ी थीं वो सारी उलट पुलट हुई पड़ी थीं। मां ने एक निगाह खड़े होकर देखा और हैरान हो गई कि सारी चीजें कैसे उलट पुलट हैं। मां और तेजी से जल्दी से आगे बढ़ी, अपने घर का ये हाल देख के वो परेशान हो रही थी कि ये घर को हुआ क्या है। वो जल्दी से बरामदे में दाखिल हुई। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, जो अभी तक खुला हुआ था, उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो वो देखती हैं कमरे के अंदर जितना भी सामान है सारा उल्टा हुआ पड़ा है, उलट पुलट चुका है। कोई चीज अपनी जगह पे नहीं है, हर चीज नीचे गिरी पड़ी है, बिखरी पड़ी है। ऐसे लगता है जैसे कमरे में कोई आकर तलाशी लेता है और पूरे कमरे का हशर नशर कर देता है। ऐसे ही कमरे का हशर नशर हुआ था, हर चीज गिरी उल्टी पुल्टी पड़ी हुई थी। मां परेशान हो गई और बेटे की तरफ देखी और बोली, ये क्या है, क्या हुआ है ये कमरे को? तो बेटा पहले ही जो सहमा हुआ था, खौफजदा सा था, वो बोला, इसलिए तो आपको बुला के लाया हूं। मां बोली, हाँ तो क्या किया है तुमने ये कमरे के साथ, ये क्या हुआ है? तो बोला, मुझे वो तंग कर रही थी, ये मैंने नहीं किया, उसी ने किया, उसी काली ने। वो काली मुझे तंग कर रही थी। कौन काली? मां बोली, कौन काली, कौन काली तुम्हें तंग कर रही थी? तो वह खौफजदा नज़रों से, जो अभी तक सहमा और डरा हुआ था, इधर उधर नज़रों से खौफजदा बार बार देखे जा रहा था और बोल रहा था, वही काली मां जिसको मैंने देखा है। किस काली को देखा है तूने? क्योंकि मां ने वो वाकया, वो जो पहले इस घर के अंदर हुआ था, वो जो सहल के अंदर एक टहल रही थी, वो काली से थी जिसकी गर्दन घूम गई थी। मां ने वो वाकया बेटे से छुपा लिया था कि बेटा डर जाएगा, रात की शिफ्ट करता है, रात को देर सवेर से आता है, अगर उसको इस तरह का वाकया पता लग गया तो खौफजदा हो जाएगा। मां ने उसको कोई बात नहीं बताई थी और वो बात फैली भी नहीं थी। गिनती के एक दो लोगों को बात पता लगी थी, तभी उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी थी इस बात को ज़्यादा ना फैलाना। मैं और मेरा बेटा अकेले रहते हैं, अगर किसी बेटे को पता लग गया बेटा परेशान हो जाएगा। तो वो बात दब गई थी, वो तो निकली ही नहीं थी। मां बज़ाहिर इस तरह पूछ रही थी जैसे वो कुछ नहीं जानती, लेकिन अंदर वो तो जानती थी कि इससे पहले एक काली को कोई देख चुका है इस घर के सहन के अंदर टहलते हुए। तो मां ने पूछा, कौन काली? रवैया ऐसा था, पूछने का अंदाज ऐसा था जैसे कुछ भी नहीं जानती, कुछ हुआ ही नहीं है, तुम ऐसे मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तो बोला, मां वो बहुत काली स्या थी। मां ने कहा, मुझे पूरी बात बताओ। मां, मैंने कहा था ना मेरी आज जल्दी शिफ्ट खत्म हो जाएगी, मैं लेट नाइट तक नहीं, जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो मां, मैं जल्दी वापस आ गया था। मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया, दरवाज़ा खोला और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर मैं दाखिल हुआ तो मां, मुझे ऐसे लगा पीछे चलने की आवाज़ आ रही है। मैं चौंका कि कौन आ रहा है रात के इस पैर, वो भी हमारे घर में। मैं खड़ा हो गया कि जो भी है उसका चलना करीब की तरफ आ रहा था। उसके चलने का अंदाज ऐसा था, चलने की आवाज़ जो मेरे कानों तक आ रही थी वो ऐसे महसूस होता था दूर से कोई चलता हुआ मेरे पास आ रहा है। तो मैं रुक सा गया, चलो जो भी है मैं देख लेता हूँ। मैं डरा नहीं, मैं बिल्कुल खड़ा रहा। और जैसे ही वो चलते 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 दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो मां, वो एक औरत सी थी, काली स्याह औरत। उसके नक्श बिल्कुल एक आम औरत की तरह थे, लेकिन वो काली स्याह थी। उसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं थी, भयानक सी थी। काली औरत, बदसूरत सा उसका चेहरा था, लेकिन वो एक औरत ही थी। उसने काला लिबास पहना हुआ था, उसका चेहरा काला सा था। उसकी उम्र होगी जैसे कोई 35-40 साल की औरत होती, इतनी ही उम्र की वो औरत थी। वो आके दरवाजे में खड़ी हो गई। मुझे इस तरह घूरना शुरू हो गई कि मैं खड़ा उससे जो पूछना ही चाह रहा था कि रात के इस पैर एक औरत को अपने कमरे के दरवाजे में खड़ा हुआ देख रहा हूं, और मैं पूछने ही वाला था कि भाई कौन है आप और यहां अंदर कैसे आ गई हैं, मेरे घर में इस वक्त क्या कर रही हैं। तो वो मुझे इस तरह गुस्से में देख रही थी कि जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। मैं अभी ये पूछने के लिए मुंह खोला ही था डरते डरते कि आप कौन हैं और अंदर क्या करने आई हैं, कि उसने वहीं से खड़े हुए साथ वाला जो सामान रखा था उठा के उसने फेंक दिया। मैंने कहा, ये क्या कर रही हैं आप, ये क्यों फेंक रही हैं? ये मेरा कहना ही था कि वो आगे बढ़ी और मां, उसने सारा सामान फेंकना शुरू कर दिया।
वो एक औरत ज़ात थी, मैं उसको रोक नहीं सकता था। लेकिन वो जिस तरह सामान फेंक रही थी, मैं एकदम परेशान हो गया, मैं क्या करूं। लेकिन एकदम मुझे महसूस हुआ कि वो इतनी भारी भारी चीज़ें उठा के फेंक रही है, जो एक औरत इतनी भारी चीज़ें नहीं उठा सकती, कि तब मैं बहुत घबरा गया। किसी औरत में इतनी ताकत नहीं होती कि ये सारी भारी भारी चीज़ें उठाए। जब मैंने देखा वो भारी भारी चीज़ें भी फेंक रही है, और मैं खड़ा जो उससे मुसलसल पूछ रहा था, कौन है आप, क्या कर रही हैं, क्यों मेरे घर को सामान फेंक रही हैं। और मैंने जब भारी चीज़ें उठाते हुए देखा तो माँ, मैं डर गया। पता नहीं उस औरत में कितना ताकत थी, पता नहीं वो औरत कौन थी। बस फिर उसके बाद मैं भाग पड़ा हूँ, घर आ गया हूँ आपके पास, शादी वाले घर, आपको बुलाने के लिए, ताकि आप आएँ और उसको रोक सकें। ये कौन औरत है जो हमारे घर में घुस आई है, इतनी ताकतवर है कि चीज़ों को उल्टा पुल्टा के चली गई है। और जब आप वापस आए हैं तो आपके सामने है। मैं तो भाग के आ गया था, उसने बाहर भी पड़ी हुई सारी चीज़ें उल्टा पुल्टा दी, कमरों में भी सारी चीज़ें उल्टा पुल्टा के चली गई है। पता नहीं वो कौन औरत थी। अभी भी मुझे लगता है घर में ही है। तो माने का और ढूंढते हैं उसको, देखते हैं कहीं अभी तो नहीं है। पूरे कमरों को इधर उधर छान मारा, हर जगह पे, बाथरूम यहाँ वहाँ हर जगह पे देख लिया, वो कहीं पे भी नहीं थी। तब भी माँ ने यही फैसला किया कि बेटा डर जाएगा, अगर वो उसको कोई औरत ही समझ रहा है, कोई ताकतवर औरत, तो बेहतर है वो उसको औरत ही समझे। वो कुछ और समझ गया तो शायद शदीद घबरा जाएगा, डर जाएगा। और यूं माँ बेटे ने फिर से मेहनत करके वो सारा सामान अपनी जगह पे फिक्स किया। जो चीज़ें टूट गई थी उनको उठा के फेंका, नुकसान हो गया था अच्छा खासा, लेकिन फिर से उन्होंने अपने उस घर को सेट किया। माँ अंदर ही अंदर तो घबरा चुकी थी, अंदर ही अंदर तो खौफ आ गया था। किसी ने टहलते हुए देखा था जिसकी गर्दन पूरी घूम गई थी, वो यकीनन कोई इंसान नहीं थी। और अब बेटे ने तो उसको औरत समझा था, लेकिन वो औरत नहीं थी, वो कोई खौफनाक चीज ही थी। वक्त इसी तरह और गुजरा। पापा अपनी जॉब करते रहे। उनकी माँ यानी कि हानिया की जो दादी है, वानिया की, वो घर में ही रही। लेकिन एक दिन वो अपनी माँ से बोले, माँ वो औरत नहीं है। माँ चौंकी, कौन औरत नहीं है। कहा, माँ मैंने जिसको सामान उठाकर फेंकते हुए देखा था, जिसने सामान उठा उठाकर फेंक रही थी, मैं वो समझा था कोई औरत है, बहुत ही ताकतवर किस्म की औरत, और वो सामान सारा उठाकर इस तरह फेंक रही है। लेकिन माँ मैं उसको देख चुका हूं, उस काली औरत को। माँ ने पूछा, कैसे देख चुके हो, मुझे भी बताओ। तो उसने कहा, माँ मैं एक दिन ड्यूटी करके वापस आया हूं, आप कमरे में सो रही थी। जिस तरह रोज़ाना मैं आता हूँ घर में, आप सो रही होती है, मैं आता हूँ दरवाजे वगैरह खोलता हूँ, मेरे पास चाबी होती है, और मैं आकर सो जाता हूँ। रात का खाना उन्होंने नहीं खाना होता था, वो वहीं पे जब जाते थे वहीं पे रात का खाना खा लेते थे। तो वही तो बंदे थे। माँ इधर खा लेती थी, वहाँ पे वो ड्यूटी पे होते थे, वहीं पे खा लेते थे। कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2 बजे, कभी 5, कभी 6 बजे उनका आना होता था। कहते ऐसे ही माँ, जिस तरह मैं रोज़ आता हूँ, कभी 4-5 बजे में आता और आकर दरवाज़ा खोलता, सो जाता, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे खोलता था, शोर पैदा ना हो, ताकि आप सोई रहें, जाग ना जाएं। ऐसे ही कल रात में अपने ऑफिस से माँ रवाना हुआ। ये कोई तकरीबन 2:45 बजे का टाइम होगा, 2:30 से 2:45 के दरमियान का अंदाजे के मुताबिक। वो कहता है मैं घर पहुंच गया। मैंने सीढ़ियां चढ़ी, ऊपर आया, दरवाज़ा खोला सीढ़ियों वाला, सहन में पहुंचा, और जैसे ही सीढ़ियों वाला दरवाज़ा बंद करके मैं मुड़ा हूं ताकि सहन को क्रॉस करूं, बरामदे में आऊं और अंदर कमरों की तरफ जा सकूं, तभी मेरी निगाह पड़ी है हमारे जो ये कमरे बने हुए हैं बरामदे के पीछे, उसी काली स्याह औरत को मैंने अपने बेडरूम की छत पे खड़े हुए देखा। और मैं चौंक सा गया कि रात के इस पहर ये औरत यहां पे छत पे खड़ी क्या कर रही है। रात को इसका छत पे क्या काम।
कह रहा मैं देख के अजीब सा हो गया। इसी औरत ने उस दिन पूरे कमरे का तहस नहस कर दिया, सारी चीज़ें तोड़ दी थी, हमें चीज़ें फेंकनी पड़ी, पूरे कमरे का हाल बुरा कर दिया, बाहर सैन तक का सामान उलट पुलट दिया। कौन है ये औरत? आज मैं अकेला नहीं हूं, आज मेरे अंदर डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था आज आप अंदर मौजूद हैं। उस दिन तो मैं अकेला था, आज मुझे पता था मैं इसको देखूं, मैं इससे बात करूं, इससे पूछूं कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो, क्यों ऊपर चढ़ी हो। और तभी मैं रुक सा गया। वहां वो टहल रही थी, जैसे कोई चहलकदमी करता है, ऐसे चहलकदमी कर रही थी। उसने शायद मुझे अभी तक नहीं देखा था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़ा बंद करके जैसे ही मुड़ा था तो मेरी निगाह छत पर चली गई थी और मैंने तभी देखा रात के उस पहर गुप्त अंधेरे में भी वो काला लिबास पहने हुए भी औरत मुझे क्लियर नजर आ रही थी। लेकिन आज एक और बात मैंने महसूस की, मां उसका जो लिबास था वो उसी तरह काला था, लेकिन आज उसका चेहरा काला स्याह नहीं था, उसमें से ऐसा जैसे हल्की सी रोशनी निकल रही हो। जब वो चहलकदमी कर रही थी और वहां चल रही थी तो मैं उसको खड़ा मुसलसल देखे जा रहा था कि ये रुके। और जब तक वो चहलकदमी कर रही थी तब तक मेरे पास मौका था उसको गौर से देखने का, समझने का, सोचने का, ये है क्या मंजर, कौन है ये, क्यों कर रही है और हमारी छत तक पहुंची कैसे है ये। आज मेरे अंदर खौफ नहीं था, आप अंदर जो सोई थी, और मैं उसके रुकने का इंतजार ही कर रहा था कि मैंने देखा कि वो वॉक करते करते रुक सी गई है। और इस तरह वो रुकी है जैसे कोई साइड से मुंह करके खड़ा होता है। एक होता है कमर करके मुंह खड़ा, एक कमर करके मुंह खड़े होते हैं, एक होता है कि आपकी तरफ मुंह करके कोई खड़ा हो जाता है, कोई कमर करके खड़ा हो जाता है। वो इस अंदाज में खड़ी थी कि उसका ये कंधा जो था वो मेरी तरफ था। यानी अगर कोई इंसान खड़ा हो और उसके कंधे वाली साइड पे खड़े हों तो इस अंदाज में मैं उसको देख रहा था। अब वो मेरे सामने खड़ी थी, उसने मुंह सामने की तरफ किया हुआ था, पीछे की तरफ उसकी कमर थी और कंधा मेरी तरफ था, और वो खड़ी हो गई। मैं उस दिन तो उससे पूछता रहा था, उसने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज मैं रुक गया कि ये क्या है, इस मंजर को समझना चाह रहा था। और जब वो खड़ी हुई तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ घूमना शुरू हो गई, और जैसे ही वो मेरी तरफ घूमी है मां, तो उसने अपने बाजू ऐसे कर दिए जैसे कोई बाजू फैलाता है। अब वो एक छत पे खड़ी हुई औरत, जिसके चेहरे पे वॉक करते हुए मुझे लग रहा था रोशनी निकल सी रही है, और वो चहलकदमी कर रही है। छत पे खड़े हुए जब वो रुक सी गई तो उस वक्त जब उसने मेरी तरफ घूम के देखा तो वो चेहरे की रोशनी खत्म हो चुकी थी, वो काला स्याह चेहरा था उसका। और उसने अपनी दोनों बाजुओं को ऐसे खोला जैसे कोई किसी को बुलाता है, और जैसे ही उसने ऐसे बाजू खोले तो मैं परेशान था कि ऊपर खड़ी मुझे इस तरह बाजू खोल के क्या कह रही है, ये कहना क्या चाहती है, कि ये चक्कर क्या है। काली सियासी औरत है। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा था कि मां, मैंने अपनी आंखों से देखा उसके बाजू आहिस्ता आहिस्ता लंबे होने शुरू हो गए, उसके बाजू आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मां, ये यकीन माने मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके आगे की तरफ हाथ बढ़ते जा रहे थे, वो औरत वहीं पे खड़ी थी और उसके बाजू लंबे होते जा रहे थे। और जैसे ही मैंने ये मंजर देखा मैं दौड़ के अंदर चला गया हूं और मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अभी भी एहसास था कि इसी छत के ऊपर वो मौजूद है जो चहलकदमी कर रही थी। वो औरत नहीं है जिसको मैं औरत समझे जा रहा था, और जिसके बाजू लंबे हो गए थे, वो तो कोई और मखलूक है। औरत के बाजू लंबे तो नहीं हो सकते। मां, मैं अंदर बैठा रहा, मैं घबराता रहा। मेरे अंदर इतनी घबराहट, इतना खौफ आ गया कि मुझे नहीं पता, मैं वहीं बैठा रहा, इतनी हिम्मत नहीं, जुर्रत हो सकी आपको जगा सकूं, आपको उठा सकूं। मैं बैठा रहा, मैं इतना खौफजदा था, थर थर कांपे जा रहा था। मुझे बस ये लगता था अभी आके वो दरवाजा खोल देगी।
मुझे लग रहा था वो अभी आएगी और इसी दरवाजे को पीटना शुरू कर देगी, अभी आई होगी और दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर देगी, अभी वो आ जाएगी। आप भी इस घर में मौजूद हैं, ये मेरे दिमाग से ही निकल गया था। मैं इतना खौफजदा हो गया था। मैं इसी तरह चुप करके बैठा रहा, अभी दरवाज़ा खोलती है, अभी दरवाज़ा खोलती है, अभी दरवाज़ा खोलती है। माँ उसने दरवाज़ा तो नहीं खोला, लेकिन मेरे खौफ का ये आलम था, मैं इतना डरा हुआ था, जो मैं बहादुर अपने आप को समझता था, ज़िंदगी में कभी डरा नहीं था, कि मुझे इतना खौफ सवार हो चुका था कि उसने दरवाज़ा तो नहीं खोला, लेकिन मैं टिकटिकी बांधे दरवाजे को देखता रहा। और इसी तरह दरवाजे को टिकटिकी बांधे देखते देखते कितनी देर हो गई मुझे नहीं पता, कि जब सुबह की अजानें हुई तो तब मैं जैसे होश में कोई आ जाता है, जैसे कोई ख्वाब सा देखता है और आंख सी खुल सी जाती है। तो मेरी आंखें तो खुली थी, जो मैं दरवाजे की तरफ तो देख रहा था, दिल की धड़कन तेज़ थी, मैं तर तर काँप रहा था। अजान होती जैसे मुझे करंट सा लगा, ऐसा लगा जैसे मैं नॉर्मल हुआ हूँ। और फिर छत की तरफ देखा, दरवाजे की तरफ देखा और मुझे लगा है अब वो नहीं आएगी। अब सुबह की अजान हो चुकी है, खुदा का कलाम बा आवाज़ बुलंद किसी ने पढ़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब वो नहीं आ सकती। पता नहीं मेरे अंदर कैसी हिम्मत आई है। माँ मैं उठाऊं, मैंने वुज़ू किया है, मैंने नमाज पढ़ी है। और जब मैंने वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, जैसे मैंने अजान सुन ली थी, मेरा दिल बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया था, मैं बिल्कुल रिलैक्स सा हो गया था। मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी और मैं बिल्कुल रिलैक्स सा हो गया, और उसके बाद फिर मैं सो गया। और आपको बता रहा हूँ माँ, वो औरत नहीं है, वो काली बला है, कोई काली बला। उसके बाद भी हुमैर ने अपनी वालिदा को कई दफ़ा उस काली, उनका नाम ही उसने रख दिया था, वो काली औरत। वो अपनी माँ को अक्सर बताते थे, माँ मैंने उस काली औरत को फिर आज देखा है, माँ मैंने उस काली औरत को गुजरते हुए देखा है, माँ आज वो काली औरत वहाँ से क्रॉस करके गई थी। लेकिन आमना सामना इस अंदाज में नहीं हो रहा था हुमैर का उस काली औरत से कि वो बता सकता कि उसका मेरा आमना सामना हो गया। वो कभी गुजरते हुए देखता, कभी वहाँ से जाते हुए, कभी बैठे हुए, इस तरह वो देख रहा था। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि वो उस काली औरत के साथ रहते रहते एक किस्म का आदी से हो गए थे। हुमैर की शादी कर दी गई। माँ ने आखिर अपने बेटे की शादी करनी थी, जवान था। और यूं हुमैर की शादी हो गई, और शादी होने के बाद इसी घर में एक और इंसान का इजाफा हो गया, हुमैर की बीवी का, यानी कि क्या नाम है उनका, वानिया की माँ का। अब वो बहुत बहादुर थे, डरते नहीं थे, अब बहुत हद तक मजबूत हो गए थे। अब उस काली औरत को कई दफ़ा देख चुके थे, बहादुर हो चुके थे। बीवी उस घर के अंदर आ गई। बीवी को अभी तक किसी बात का कुछ नहीं पता लगा था। वो जो काली सी औरत थी, हर वक्त नज़र तो नहीं आती थी, हर वक्त तो सवार नहीं होती थी, कभी कभी महसूस होती थी, कभी कभी सवार होती थी। इंसान को कोई चीज़ महसूस हो रही हो, नज़र आ रही हो, लेकिन ये कभी नहीं होता कि वो ज़िंदगी फिर नॉर्मल नहीं गुजारता। वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजारता है और उसी तरह ज़िंदगी के मामलात में मसरूफ़ हो जाता है। जब इंसान, दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो किसी घर में रहते हुए जब एक दो दफ़ा देख लेते हैं तो फिर उसी रात, उसी वक्त, उसी लम्हे फ़ैसला कर लेते हैं हमें इस घर में नहीं रहना। वो इतने खौफज़दा हो जाते हैं, हमें इस घर में किसी सूरत नहीं रहना, हमें ये घर छोड़ना है, फ़ौरन घर छोड़ने का फ़ैसला कर लेते हैं। और कुछ ज़िंदगी की मजबूरियां ऐसी होती हैं कि इंसान को पता लग जाता है कि इस घर में कुछ है, लेकिन उसके अंदर इतना खौफ तारी नहीं होता, वो इतना सवार अपने ऊपर नहीं करता कि मजबूर हो जाए कि आज ही आज मुझे घर को छोड़ना है। घर छोड़ना कोई इतना आसान नहीं होता, घर को इतने आसानी से नहीं मिलते, घर बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। यूं माँ बेटा उसी घर के अंदर रहते रहे। लेकिन एक वक्त आ गया, काली औरत का वो माँ को बताता था, माँ भी समझ चुकी थी, माँ कब कब काली औरत को देख चुकी थी, माँ का कब काली औरत से वास्ता पड़ा था, उसने बेटे को नहीं बताया था।
क्योंकि वो जानती थी अगर बेटा देख रहा है, बेटा डर रहा है, तो मैं इसको हौसला देती हूँ, मैं पढ़ के उसके ऊपर दम कर देती हूँ, लेकिन मैंने भी अपनी ज़िंदगी के वाक़यात इसके साथ शेयर करने शुरू कर दिए तो बेटा और खौफज़दा हो जाएगा। तो माँ हमेशा से ऐसा रवैया रखती कि बेटे को कहती कुछ भी नहीं है बेटा, बस ऐसा नज़र आ जाता होता है, अल्लाह की मखलूक है, ये भी रहती होती है, नज़र आ जाती होती है, तो कोई बात नहीं, डरा मत करो। पढ़ती और उसके ऊपर दम कर देती। वक्त इस तरह गुजरा कि उनकी शादी हो गई। अभी भी घर में आ गई, वो भी बहुत खुश थे, लाइफ पार्टनर उनकी ज़िंदगी में आ गया था। और अभी तक वानिया इस दुनिया में नहीं आई थी। मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा खुश थे, अपना वक्त खूबसूरती से गुजार रहे थे। पहला वाकया जो हुआ, जो वानिया की मां को भी उस दिन पता लगा कि कुछ घर के अंदर है, ये रात का पहर था। वो अब शादीशुदा हो गए थे, इसलिए दिन की ड्यूटी करते, रात को घर आ जाते। ऐसी ही एक शाम वो लेट हो गए। 6 बजे तक वो घर आ जाते थे, लेकिन आज 8 बजे तक वो लेट हो गए। ऑफिस में जब काम बढ़ जाता था तो लेट हो जाते थे, तो 8 बजे तक वो ऑफिस में ही रहे। और जब 8 बजे से वहाँ से निकले और पहुँचते पहुँचते कोई तकरीबन 9:30 बज गए, घर पहुँचते पहुँचते, वहाँ से निकलते, काम करते। जैसे ही वो अपने घर के कमरे में दाखिल हुए तो पहला जुमला जो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, कह रहा बाहर ना जाना। बीवी एकदम से चौंक गई कि ये शौहर क्या जुमला कह रहा है, बाहर ना जाना, कहां बाहर ना जाना। तो उस वक्त उसी लम्हे बीवी ने अपने शौहर के चेहरे की तरफ देखा तो वो एकदम से परेशान हो गई। उनका चेहरा बहुत खौफजदा था। इससे पहले शौहर के साथ वक्त गुजारते हुए, शादी को एंजॉय करते हुए, नया मियाँ बीवी जब ज़िंदगी के इन लम्हात को, जो नए लम्हात होते हैं शुरुआत के दिनों के, उनको जो एंजॉय कर रहे थे, उसने हंसता मुस्कुराता शौहर का चेहरा देखा था। लेकिन जब आज उसने शौहर को इस तरह खौफजदा देखा तो वो भी एक अजीब सी होगी, क्या हुआ है आपको उमैर? तो वो बोले बाहर ना जाना। कहां बाहर ना जाना, पूरी बात कीजिए। तो वो बोले वो बाहर बरामदे में बैठी है। कौन? वो काली औरत। उमैर की बीवी कहती कौन काली औरत? मैं देखती हूं, 1 मिनट। तो एकदम उसने बाजू से पकड़ लिया, नहीं बाहर ना जाना, बाहर ना जाना। और तभी उमैर की बीवी ने अपनी सास को आवाज दी, ऊंची ऊंची। और जब उन्होंने वो सुन लिया तो वो कमरे में आई। क्या हुआ? साथ जुड़ा हुआ ही कमरा था, वो अंदर ही अंदर, मतलब रास्ता था, बाहर से नहीं। वो आ गई और बोली क्या हुआ? तो देखा चेहरा बेटे का खौफजदा है। बेटा बहादुर था, इतना डरने वाला नहीं था, लेकिन चेहरा उसका अजीब सा हो रहा था। वो बोली हाँ क्यों बुला रही थी, क्या हुआ है इसको? उसने कहा पता नहीं कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं वो बाहर बैठी है, बाहर ना जाना। तो मैंने कहा मैं उठ के देखती हूँ, मुझे भी नहीं जाने दे रहे, ये बहुत खौफजदा है। तो माँ ने कहा कौन बाहर बैठी है? तो वो बोला काली औरत। कहाँ बैठी है? बाहर बरामदे में। बरामदे में बैठी है? हाँ, और बहुत गुस्से में है। मां फौरन समझ गई। बीवी तो नहीं जानती थी, मां फौरन समझ गई कि बेटे का ये हालत है और इतना गुस्से इतना खौफजदा हुआ है, चेहरे का रंग इस तरह लाल पड़ा हुआ है, और वो कह रहा है वो बरामदे में बैठी है और वो गुस्से में है। तो वो समझ गई। तब उसने कहा ओके ठीक है, यहीं बैठो, बाहर कोई भी नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊंगी। बेटा जैसे समझ सा गया कि हाँ बाहर इस टाइम कोई भी ना जाए। माँ कुछ देर पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही, और पढ़ने के बाद उसने बाहर की तरफ फूंके मारनी शुरू कर दी। काफ़ी देर पढ़ने के बाद जब उसने बाहर फूंके मार दी तो कहती है अब कुछ नहीं है, मैंने बाहर पढ़ दिया है। वो फिर से उठा अपनी जगह से डरते डरते, क्योंकि अब इस कमरे में बीवी भी थी, माँ भी मौजूद थी। उसने बाहर ऐसे हल्का सा झांक के देखा, जिस तरह कोई छाती सा मारता है, ऐसे झांक के देखता है। जल्दी से गर्दन पीछे कर ली कि मुझे वो देख न ले। कोई नहीं था। फिर से उसने पीछे बाहर झांक के देखा, कोई नहीं था। एक कदम और आगे बढ़ाया
अब उसका आधा वजूद बाहर था, वो खड़ा मुसलसल चारों तरफ देख रहा था, कुछ भी नहीं था। यहां तक कि वो फिर पूरा दरवाजे के बाहर चला गया। बाहर जाके उसने सारा हर तरफ देख लिया। माँ और बीवी वो भी चलती हुई अब दरवाजे से बाहर आ गई। कमरे का जो दरवाज़ा था उससे बाहर खड़ी हो गई। बेटे को देख रही है माँ कि बेटा इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहा है। बीवी भी देख रही है, शौहर परेशान सा खौफजदा से इधर उधर देख रहा है। देखते देखते वो सीढ़ियों तक चला गया और सीढ़ियों के नीचे भी देख रहा था। और जब उसने सारा देख लिया तो वो वापस आ गया। तब बीवी को एहसास हुआ कि बेटा माँ को बता रहा है, माँ समझ गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या है। तो अपने शौहर से मुखातिब हुई, मुझे भी तो बताइए हुमैर है, बात क्या है। तब उमैर की माँ ने बेटे को इस तरह इशारा किया कि बेहतर है तुम बीवी को बता दो, नहीं तो ये परेशान हो जाएगी। उसने कहा माँ आज मैं लेट आया था। माँ ने पूछा मुझे बता दो बेटा, कोई बात नहीं तुम बता दो। वो समझ गया जैसे वो माँ इशारा करी हो कि मुझे बताने का मतलब है बीवी भी सुन रही है, उसके सामने बता दो। तो उसने कहा मैं ऑफिस से रवाना हुआ, घर तक पहुंच गया, लेट हो गया। जब मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचा हूं, सीढ़ियों वाला दरवाज़ा खोला है और दरवाज़ा बंद करके मुड़ा हूं तो मैंने देखा हमारा ये बरामदा है और बरामदे के सहन है, सहन के बाद वो जो बरामदा है, बरामदे के ऊपर ही वो जो चारपाई पड़ी थी वो उस चारपाई के ऊपर बैठी थी और इस अंदाज में बैठी थी जैसे किसी का इंतज़ार करने के लिए कोई बैठता है। एक होता है चारपाई के ऊपर बैठ जाना, लेट जाना, नहीं, वो इस अंदाज में पाँव लटका के बैठी थी जैसे उठने के लिए तैयार हो और इंतज़ार में बैठी हो, जैसे किसी ने आना हो। कहता है मैं जैसे ही दरवाज़ा बंद किया और मुड़ा और जैसे ही मैंने चंद कदम बढ़ाए तो मैंने देखा वो सामने बैठी है और वो आज शदीद गुस्से में थी। हाँ, ये वही थी काली औरत, काली कलोटी औरत। वो चारपाई पे बैठी थी, पांव लटका के, उसके काले स्याह पांव थे, उसके हाथों के नाखून बहुत बड़े थे, लेकिन आज उसकी आंखें लाल सुर्ख थी, लाल सुर्ख आंखें। वो गुस्से में बैठी देख रही थी और मैं पहली निगाह जैसे ही उस पर पड़ी तो मैं रुक सा गया, लेकिन मैंने चलना बंद नहीं किया। मैं धीरे धीरे फिर भी चलता रहा और उसने अपने दोनों हाथ चारपाई पे साइडों पे रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही मेरी निगाह उस पर पड़ी और उसकी निगाह मुझ पे पड़ी तो उसने अपने दोनों हाथ उठा के अपने घुटने पे रख लिए इस अंदाज में जैसे कोई उठने के लिए तैयार होता है। और माँ, मैंने जैसे ही उसके हाथों को देख लिया, उसकी आंखों को पहले ही देख चुका था, लाल सुर्ख हो चुकी थी, वो शदीद गुस्से में थी और ऊपर से उसने अपने हाथ उठा के इस तरह अपने घुटनों पे रख लिए थे जैसे अभी उठने के लिए तैयार हो रही थी। मैं समझ गया आज ये गुस्से में है और पता नहीं उठना क्यों चाह रही है, मुझे पकड़ना चाह रही है या क्या करना चाह रही है। तो एकदम मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने एकदम दौड़ना शुरू कर दिया। मैं तेजी के साथ दौड़ता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन मुझे इतना महसूस हो गया था, मैंने देखा नहीं था क्योंकि मैंने उसकी तरफ निगाह नहीं रखी हुई थी। मैं तेजी से भागा था। मैं जैसे ही तेजी से भागा हूं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो उठ रही थी या उठ चुकी थी। कितनी उठ रही थी, कितनी उठ चुकी थी, ये मैं नहीं देख सका। मुझे महसूस हुआ था कि मैं तेजी से जब भागता हुआ जा रहा था, मैंने जब आखिरी दफ़ा उसको देखा कि उसने हाथ इस तरह रखे हैं, वो उठने लगी है, तभी मैंने दौड़ने का फैसला कर लिया था। और जब मैं दौड़ा हूं तो मेरा चेहरा उसकी तरफ नहीं था, लेकिन फिर भी आप सामने की तरफ भी दौड़ रहे होते हैं, आपको महसूस हो जाता है। और मुझे महसूस हो गया था कि वो खड़ी हो गई थी और मैं भाग के अंदर आ गया। और मैं जब कमरों से, पहले कमरे से होते दूसरे कमरे में बीवी के पास पहुंचा और उसको मैंने कहा बाहर ना जाना, मेरा चेहरा उड़ा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा था। और मैंने इसको आके बताया तो इसने आपको आवाज़ें दी। फिर वो आगे बताना शुरू हो गई उसकी बीवी कि हाँ, जब ये आए डरे हुए थे, मुझे कहा बाहर ना जाना, और बाहर बैठी बड़ी गुस्से में थी, ये बड़े कांप से रहे थे और बड़ी डरी हुई इनकी हालत थी, तभी तो मैं परेशान हो गई थी इनको क्या हुआ है। और आपको मैंने सास से बोली आवाज़ें दी।
और अब वो देख चुके थे ऊपर कोई भी नहीं था। और वो पहला दिन था जब उस घर के अंदर उस जो बीवी बन के आई थी, बाद में एक माँ बनने जा रही थी वानिया की, उस बच्ची की जिसने मुझे कहानी भेजी है, आज जो जवान है, और भी बहुत सारे वाक़यात जो उस घर में अभी तो होने थे, हो चुके हैं, जो उन्होंने मुझे भेजे हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। ओके, ड्यूरेशन में देख रहा होता हूँ, जब ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर मैं कहता हूँ बस स्टोरी को यहाँ पे मैं रोक दूँ। मेरी कोशिश ये थी इसको एक ही पार्ट में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अगर ना हुआ तो फिर मैं इसको पार्ट 2 में करूँगा, क्योंकि स्टोरी को 30 मिनट में भी, एक दफ़ा किसी ने मुझे लिखा था बहुत पहले कि कोशिश आप लंबी करते हैं, लंबी कभी भी कहानी नहीं होती। अगर मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है घर में शादी हो रही थी, तो वो ढोलक की आवाज़, वो शादी की चहल पहल, चूड़ियों की खनखनाहट, मुस्कुराती हुई बातें, शोर करती हुई लफ्ज़ ये नहीं होंगे। एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे आप शादी हो रही तो ख़त्म हो गया, नहीं, आपको फ़ील हो कि उस घर में शादी हो रही है, क्योंकि आप कहानी का हिस्सा होते हैं और यही मैंने फ़ील करवाना होता है कि आप भी उस कहानी के अंदर मौजूद हैं। तो अगर मैंने लफ्ज़ शादी कहा है तो ऐसा लफ्ज़, ऐसा नक्शा, इस तरह का माहौल बनाऊंगा कि आपको लगेगा कि वाकई शादी हो रही है, ढोल बज रहा है और सारे खुश हैं, बातें हो रही हैं, चहल पहल है, खनखनाहट है चूड़ियों की, कोई झूमर कर रहा है। तो इसलिए जब आप ये मंजर कशी करते हैं तभी तो वो वाकया लंबा होता है। लेकिन कुछ लोग अगर ये चाहते हैं कि मैं फौरी उसको सुना दूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक नया आइडिया आया है कि एक दिन मैं एक लाइव शो हॉरर ऐसा भी कर सकता हूँ। अगर आप लोग राय देते हैं नीचे कमेंट्स में लिखिए कि मैं उस दिन एक रात ऐसे रखूं, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, कि मैं नहीं, आप लोग अपनी कहानियां खुद से आके सुनाएं। आप जल्दी से सुना दें, 1 मिनट में कहानी सुना दें, आप 5 मिनट में सुना दें। इस अंदाज को ऐसे ही रहने देते हैं जिस तरह मैं सुना रहा हूं। आज इसका पार्ट 1 सुना है, अभी बहुत सारे वाकयात हैं उस घर से जुड़े हुए, जो फिर जो वानिया है बड़ी हुई, उन्होंने भी देखे, बचपन में भी देखे, बहुत ज़्यादा वाकयात हैं। ये इंशाल्लाह पार्ट 2 कल आपको इसका सुनाऊंगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी शॉर्ट सी कोई कहानी सुनना चाहता है तो उसके लिए फिर मैं चाहूँगा कि आप लोगों को इनवाइट करूँगा, आप लोग आएँ और आप लोग आके अपनी कहानी लाइव शो में आके सुनाएं, अपनी ज़ुबानी सुनाएं। बेशक जल्दी सुनाएं या जिस तरह आपको सुनानी आती है, अच्छी नहीं भी सुनानी आती, सुनाएं कि ये वाक़या हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था। अगर आप लोगों की ख्वाहिश है तो मैं एक ऐसा शो भी, एक दिन के लिए एक ऐसा शो भी कर सकता हूँ जिसमें आप आके अपनी कहानियाँ मुझे सुना सकते हैं लाइव, जितनी जल्दी सुनाना चाहें। मैं इस तरह, अगर आपकी इजाज़त होगी तो इस तरह माहौल बना के आपको कहानी सुनाता रहूँगा। और अगर कोई जल्दी सुनने का भी ख्वाहिशमंद है तो वो फिर मैं एक दिन जो रखूँगा, आप वहाँ पे आके लाइव जल्दी कहानी सुन सकते हैं। ज़रूर नीचे फीडबैक दीजिए ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि क्या करना है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो आज ये पार्ट 1 है, इस कहानी को यहीं से ही कल इसका पार्ट 2, बहुत सारे जो वाक़यात हैं इंशाल्लाह आपको कल सुनाऊंगा। तो जाते हुए जिस तरह बताता होता हूँ कि वो तमाम लोग जो मुझे अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर +9292 पाकिस्तान का कोड है, 3136655500, ये मेरा व्हाट्सएप का पूरा नंबर है, 92 कोड है। इस पे आप मुझे अपनी कहानी वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, और लिख के भी भेज सकते हैं। जब आपकी कहानी मुझे मौसूल होगी, मैं व्हाट्सएप खोल के देखता हूँ, उसमें देखता हूँ पहले लोगों को रिप्लाई करने से पहले, लोगों के सवालों का जवाब देने से पहले मैं वो मैसेज चेक करता हूँ जिसके, क्योंकि ऐसे ऊपर से आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो नज़र आता है स्टोरी लिखा हुआ, वहीं पे मैं रुक जाता हूँ, देखता हूँ कहानी है, उसको नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ। और अगर उर्दू में कहानी लिख दिया या इंग्लिश में स्टोरी लिख दिया तो मैं उसको महफूज कर लेता हूँ नंबर दे के। कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, स्टोरी लिख देते हैं, लेकिन मैं खोलता हूँ तो उनका स्टोरी नहीं मैसेज होता है, वो उनको मैं कभी जवाब ही नहीं देता। झूठ वाले बंदे तो मैं वैसे पसंद नहीं करता, उनको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो आप अपनी कहानी लिखिए और लाजमी आखिरी लफ्ज़ अपने उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी, STORY स्टोरी लाजमी लिखना है, तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। अगर आप स्टोरी या कहानी लिखना भूल जाएंगे तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। व्हाट्सएप का नंबर रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। उर्दू में पढ़ेंगे 092313665550। इस पर आप अपनी कहानी को सेंड कर सकते हैं। आज की हॉरर स्टोरी से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।